तो नीट पेपर लीक मामले की सबसे पहले बात कर लेते हैं, क्योंकि इस मामले में एक नया एंगल सामने आया है। पेपर लीक कांड में चिंटू और पंकु सिंह उर्फ पिंटू नाम के दो शख्स की एंट्री हुई। गौर करने वाली बात यह है कि चिंटू और पिंटू अभ्यर्थी हैं और चिंटू के पास परीक्षा से पहले ही प्रश्न पत्र आ गया था। बताया जा रहा है कि चिंटू और पंकु सिंह उर्फ पिंटू पेपर लीक कांड के मुख्य आरोपी संजीव मुखिया के बेहद करीबी हैं। खबर है कि 5 मई की सुबह करीब 9 बजे चिंटू के मोबाइल पर सबसे पहले प्रश्न पत्र आ गया था, जिसके बाद चिंटू और पंकु सिंह उर्फ पिंटू ही पटना के अलग अलग ठिकानों से अभ्यर्थियों को लेकर लर्न प्ले स्कूल पहुंचे थे और इन दोनों चिंटू और पंकु सिंह उर्फ पिंटू ने ही लर्न प्ले स्कूल में सभी अभ्यर्थियों को सवालों के जवाब दिए थे और जवाब रटवाने की व्यवस्था की थी। इसके बाद सभी अभ्यर्थियों को कार से अपनी निगरानी में परीक्षा केंद्र तक छोड़ने की जिम्मेदारी भी चिंटू और पंकु सिंह उर्फ पिंटू की थी। बताया जा रहा है कि संजीव मुखिया ने चिंटू और पिंटू को पूरी जिम्मेदारी दी थी कि किसी को कानो कान खबर न लगे और काम भी हो जाए, लेकिन चिंटू और पंकु सिंह उर्फ पिंटू अब पुलिस के हत्थे चढ़ गए हैं। झारखंड के देवघर से पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें चिंटू और पिंटू भी शामिल हैं। हालांकि मुख्य आरोपी संजीव मुखिया अभी फरार है, जिसकी तलाश में पुलिस जुटी है। पुलिस ने संजीव मुखिया के घर पर रेड डाली, लेकिन उसका सुराग नहीं मिल सका, जिसके बाद पुलिस संजीव मुखिया के घर की कुर्की की तैयारी कर रही है। उधर पेपर लीक कांड की देश भर में जारी जांच के बीच पुलिस को आज बड़ा सुराग हाथ लगा। खुलासा हुआ है कि झारखंड के हजारीबाग के एक सेंटर में नीट का पेपर सबसे पहले लीक हुआ था और ये खबर सामने आते ही रांची का एक प्रोफेसर आर्थिक अपराध इकाई यानी ईओयू की रडार पर आ गया। सूत्रों के मुताबिक किसी प्रोफेसर ने संजीव मुखिया को व्हाट्सएप पर नीट का पेपर भेजा था, जिसके बाद मास्टरमाइंड संजीव मुखिया ने पटना रांची के सॉल्वर की मदद ली थी और फिर जिन परीक्षार्थियों ने पेपर के लिए पैसे दिए थे उन्हें सवालों के जवाब रटवाए गए। खबर है कि ईओयू ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए नालंदा से एक संदिग्ध को भी गिरफ्तार किया है। वहीं इस पूरे मामले में ईओयू ने अपनी जांच रिपोर्ट केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय को सौंप दी है। सबूतों की बात करें तो ईओयू ने पेपर लीक से जुड़े कई अहम सबूत इकट्ठा किए हैं, जिसमें अधजला प्रश्न पत्र, बुकलेट नंबर, गिरफ्तार अभ्यर्थियों का कबूलनामा, मोबाइल और लैपटॉप, OMR शीट, पोस्ट डेटेड चेक, अभ्यर्थियों के डॉक्यूमेंट शामिल हैं, जिसके आधार पर अब आगे की जांच की जा रही है। देश भर के छात्रों को अब केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से कठोर कार्रवाई की उम्मीद है। तो वहीं नीट पेपर लीक कांड की जांच की आंच अब लालू यादव के बेटे और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव तक पहुंच गई। खबर है कि पेपर लीक कांड में पकड़े गए आरोपी अनुराग के तेजस्वी यादव के पर्सनल सेक्रेटरी प्रीतम कुमार के साथ संबंध थे, जिसकी जानकारी सामने आने के बाद ईओयू ने तेजस्वी यादव के पीएस प्रीतम कुमार को नोटिस जारी करके पूछताछ के लिए दोबारा बुलाया। प्रीतम कुमार पर आरोप है कि उसने पेपर लीक कराने वाले आरोपियों के लिए पटना NHAI में कमरों की बुकिंग कराई थी। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने भी आरोप लगाया कि अनुराग यादव जो सरकारी गेस्ट हाउस में ठहरा था, उसकी बुकिंग जेल में बंद सिकंदर यादवेंदु ने करवाई थी। विजय सिन्हा ने दावा किया कि सिकंदर यादवेंदु ने इसके लिए तेजस्वी यादव के पीएस को कॉल किया था, जिसके सबूत भी उन्होंने पेश किए। नेता प्रतिपक्ष क्यों नहीं बता पा रहे हैं कि उनके पीएस प्रीतम रूम बुक कराया था या नहीं, सिकंदर को ठहराया था या नहीं, अनुराग उसके नाम पर ठहरा था या नहीं। सिकंदर वही है जो उनके पिताजी श्रीमान लालू प्रसाद यादव रांची में थे तो सेवादार था कि नहीं। चूंकि उंगली तेजस्वी यादव के पीएस प्रीतम कुमार पर उठी, इसीलिए इस मामले पर जवाब देने के लिए आरजेडी नेता तेजस्वी यादव खुद सामने आए। घूम फिरा करके तेजस्वी और लालू जी को गाली देते हैं लोग, इशू को डाइवर्ट करने के लिए। हम ही लोग पुल गिरवाते हैं, हम ही लोग ट्रेन हादसा करवाते हैं, हम ही लोग पेपर लीक करवाते हैं। ये लोग तो एकदम दूध का धुला हुआ सब बैठा हुआ है सब। वहीं खबर सामने आ रही है कि तेजस्वी यादव के पीएस प्रीतम कुमार ने ईओयू से पेश होने के लिए थोड़ा वक्त मांगा है। और नीट और यूजीसी नेट परीक्षाओं पर विवाद के बीच मोदी सरकार ने पेपर लीक की घटनाओं को रोकने के लिए बड़ा कदम उठाया। सरकार ने देश में एंटी पेपर लीक कानून लागू कर दिया। इसके तहत पेपर लीक करने और आंसर शीट से छेड़छाड़ करने पर कम से कम 3 साल और अधिकतम 10 साल की सजा का प्रावधान है। पेपर लीक करने वालों पर इस कानून के तहत 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है। वहीं कोई संस्थान अगर पेपर लीक अपराध में शामिल पाया जाता है तो उसकी संपत्ति जब्त करने का प्रावधान भी एंटी पेपर लीक कानून देता है। साथ ही परीक्षा की लागत भी उसी संस्थान से वसूले जाने का प्रावधान भी है। हालांकि ये कानून परीक्षा में उपस्थित रहने वाले उम्मीदवारों को सजा देने से बचाता है। इसे ऐसे समझें कि अगर कोई परीक्षार्थी परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते हुए पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ परीक्षा आयोजित करने वाली संस्था के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई होगी, न कि एंटी पेपर लीक कानून के तहत।
ऐसे में बड़ा सवाल है कि क्या नीट के चिंटू पिंटू मुखिया और प्रोफेसर पर एंटी पेपर लीक कानून लागू होगा? इसका जवाब है नहीं। क्यों नहीं लागू होगा, अब आपको यह भी समझा देते हैं। दरअसल एंटी पेपर लीक कानून नीट और यूजीसी नेट परीक्षा के आरोपियों पर इसलिए लागू नहीं होगा क्योंकि नीट और यूजीसी परीक्षा 21 जून से पहले हुई थी। चूंकि ये कानून 21 जून को लागू किया गया है, इसलिए 21 जून के बाद अगर किसी परीक्षा में गड़बड़ी या धांधली होती है तो इस नए कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी, मगर इससे पहले की घटनाओं पर यह कानून लागू नहीं होता। वहीं एंटी पेपर लीक कानून के तहत सभी परीक्षाएं नहीं आती। इस कानून के तहत यूपीएससी, एसएससी, आरआरबी यानी रेलवे भर्ती बोर्ड, आईबीपीएस यानी बैंकिंग से जुड़े एग्जाम और एनटीए के तहत होने वाले एग्जाम ही आते हैं, जिसके तहत सभी अपराध गैर जमानती होंगे और दोषियों को कड़ी सजा मिलेगी। इसी बीच नीट परीक्षा में धांधली के बाद परीक्षार्थियों के लिए एक और बुरी खबर सामने आ गई। एनटीए ने सीएसआईआर यूजीसी नेट की परीक्षा भी रद्द कर दी है। खबरों के मुताबिक 25 जून से ये परीक्षा होने वाली थी, लेकिन एनटीए की तरफ से अब कहा गया है कि संसाधनों की कमी की वजह से ये परीक्षा रद्द की गई है। एनटीए अब जल्द ही परीक्षा के लिए नई तारीखों का ऐलान करेगा, लेकिन परीक्षा रद्द किए जाने से परीक्षार्थियों में भारी नाराजगी है। लगातार जो भी एग्जाम हो रहे हैं उसमें स्कैम हो रहा है, चाहे नीट हो, चाहे जो हुआ कुछ दिनों पहले एग्जाम नेट का, उसमें भी पेपर कैंसिल कर दिया गया। और इस बात को देखते हुए कि पेपर लीक हुआ है, लेकिन ये पेपर लीक की घटना नहीं, पेपर चोरी की घटना है। संस्थान ऊपर से नीचे तक फ्रॉड है। और एक के बाद एक जिस तरह से परीक्षाएं रद्द हो रही हैं, उस पर अब सियासत भी हो रही है। कांग्रेस ने भी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए पर सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने तो एनटीए को नरेंद्र ट्रॉमा एजेंसी बता दिया और केंद्र सरकार पर निशाना साधा। आंध्र प्रदेश में सत्ता परिवर्तन के बाद पूर्व मुख्यमंत्री और वाईएसआरसीपी अध्यक्ष जगन मोहन रेड्डी की मुश्किलें बढ़ गईं। नई सरकार के आदेश पर अमरावती में बन रहे वाईएसआरसीपी के केंद्रीय कार्यालय पर सीआरडीए ने बुलडोजर चला दिया। सुबह सुबह सीआरडीए के 6 बुलडोजर अमरावती के ताडेपल्ली पहुंचे और पूर्व सीएम जगन मोहन रेड्डी के नए बन रहे केंद्रीय कार्यालय को ध्वस्त कर दिया। और देखते ही देखते 2 घंटे के अंदर ही पूरे इलाके को मैदान बना दिया। इस कार्रवाई को लेकर सियासत भी शुरू हो गई। वाईएसआरसीपी ने टीडीपी पर बदले की राजनीति करने का आरोप लगाया। For vendetta politics, today Telugu Desam Party given orders to CRDA and CRDA given notice without having any time, and within 2 hours that entire office has been dismantled. This is pure vendetta politics of TDP. दरअसल ताडेपल्ली में वाईएसआरसीपी कांग्रेस के कार्यालय पर बुलडोजर एक्शन ऐसे समय में हुआ जब पार्टी ने एक दिन पहले ही हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जिसमें सुनवाई पूरी होने तक किसी भी कार्रवाई पर रोक लगाने की अपील की गई थी। करीब 18,000 करोड़ रुपए की लागत से बना देश का सबसे लंबा ब्रिज अटल सेतु सियासत के केंद्र में आ गया। 6 महीने पहले बने अटल सेतु ब्रिज की अप्रोचिंग रोड में दरारें दिखाई दी, जिससे हड़कंप मच गया। और अटल सेतु पुल की जो तस्वीरें सामने आई, उसमें एक मोटी दरार दिखाई दी। ये दरार उल्वे से मुंबई की ओर जोड़ने वाली अप्रोच रोड पर दिखी, जिस पर सियासत गर्मा गई। महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले खुद अटल सेतु में आई दरार को जांचने परखने पहुंच गए और जांच पड़ताल करने के बाद सरकार पर भ्रष्टाचार करने का आरोप लगा दिया। अभी आपने देखा होगा कम से आधा किलोमीटर ये रोड 1 फीट नीचे खसक गया है, तो इसका मतलब है कि ये सरकार भ्रष्टाचार में कितनी लिप्त है। अटल सेतु की अप्रोच रोड में आई दरार को लेकर महाराष्ट्र कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला, तो बीजेपी की तरफ से जवाब भी आया। महाराष्ट्र के कांग्रेस के प्रांत अध्यक्ष कह रहे हैं कि अटल सेतु पर गड्ढे हैं। कहां से उन्हें गड्ढे दिखे? जिस प्रकार से लोकसभा चुनाव में संविधान बदलेंगे ये झूठा फ्रंट फैलाया, क्या उसी प्रकार से ये डेवलपमेंट के काम में ये गड्ढे गिरे हैं? इस प्रकार की झूठी बातें फैलाने का उनका दुष्प्रयास है। सरकार ने अटल सेतु पर दरार की खबरों को खारिज कर दिया, तो पुल बनाने वाली एजेंसी MMRDA ने भी सफाई दी। बड़ा सेतु बनता है तो उसमें 3 पार्ट रहते हैं। एक तो जो है मेन ब्रिज रहता है, उसके रैम्प्स रहते हैं कनेक्टिंग, एंड देन उसके अप्रोच रोड होते हैं। तो ये जो कल का इंसिडेंट जो आया हुआ है मीडिया में, वो अप्रोच रोड का है,
जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर बने दुनिया के सबसे ऊंचे रेल ब्रिज से पहली बार ट्रेन को चलाया गया। 8 कोच की ये मेमो ट्रेन संगलदान रेलवे स्टेशन से रियासी के बीच 40 किलोमीटर लंबे रूट पर 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ी। इसका ट्रायल सफल रहा। अब जल्द ही इस ब्रिज से CRS इंस्पेक्शन के बाद पैसेंजर ट्रेनों को चलाना शुरू कर दिया जाएगा। लेकिन जिस तरह पिछले कुछ समय से जम्मू कश्मीर में आतंकवादी हमले बढ़े हैं, उसे देखते हुए इस ब्रिज की सुरक्षा करना भी बड़ी चुनौती होगा। दुनिया के इस सबसे ऊंचे आइकॉनिक ब्रिज पर किसी भी संभावित आतंकी हमले को रोकने के लिए खुफिया एजेंसियां नजरें बनाई हुई हैं। इस ब्रिज के बनने के साथ ही 24 घंटे और 7 दिन सिक्योरिटी सुनिश्चित कर दी गई है। कोई भी बाहरी शख्स इस ब्रिज को पार करना तो दूर की बात, इसके करीब तक भी नहीं जा सकता। चिनाब ब्रिज की सुरक्षा में RPF, GRP, CRPF के अलावा जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों की तैनाती की गई है। इसके अलावा स्थानीय लोगों की भी मदद ली जा रही है ताकि ब्रिज के आसपास अगर कोई संदिग्ध शख्स दिख रहा हो या फिर आता जाता है तो इसकी सूचना समय रहते ही स्थानीय पुलिस को या फिर सुरक्षा बलों तक पहुंच सके। आपको बता दें कि पिछले साल ही पूरे जम्मू कश्मीर में रेल लाइन, ट्रेनें और रेल यात्रियों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए रिव्यू किया गया था। यही नहीं, जम्मू कश्मीर में बने रेल रूट्स, टनल्स और पुलों की सुरक्षा के लिए अलग से कुछ पोस्ट भी क्रिएट किए गए हैं। बढ़ते आगे, अब खबर अयोध्या की। अयोध्या में राम मंदिर में विराजमान प्रभु श्री राम का दर्शन करने वाले भक्तों के माथे पर अब चंदन का तिलक नहीं लगेगा। राम मंदिर में भक्तों को चरणामृत देने पर भी पाबंदी लगा दी गई है। भक्तों को चंदन का तिलक न लगाने और चरणामृत पर पाबंदी का ये फैसला श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने लिया है और गर्भगृह के पुजारियों को तत्काल प्रभाव से इसे लागू करने को कहा गया है। दरअसल अब तक राम मंदिर के पुजारी भक्तों को चंदन का तिलक लगाकर उन्हें चरणामृत देते थे और भक्तों से मिलने वाली दक्षिणा को मंदिर के पुजारी अपने पास रख लेते थे। लेकिन अब ट्रस्ट ने भक्तों को चंदन तिलक लगाने और चरणामृत देने पर रोक लगा दी। ट्रस्ट के निर्देश के मुताबिक अब पुजारियों को मिलने वाली दक्षिणा को भी दान पेटिका में ही रखा जाएगा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के इस फैसले पर राम मंदिर के पुजारियों ने नाराजगी जाहिर की है, क्योंकि तिलक लगवाने के बाद श्रद्धालु दान पेटी के बजाय पुजारियों को दक्षिणा देते थे, जिससे उनकी अतिरिक्त आमदनी होती थी। हालांकि राम मंदिर के पुजारियों की नाराजगी के बावजूद मुख्य अर्चक आचार्य सत्येंद्र दास ने कहा कि ट्रस्ट के फैसले का पालन किया जाएगा। और लोकसभा चुनाव में बीजेपी को सबसे बड़ा झटका यूपी से लगा था, लेकिन अयोध्या सीट हारना काफी हैरान करने वाला रहा। अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसे सुधारने में जुट गए हैं और हार के बाद जनहित से जुड़े मुद्दों पर काम तेज हो गया है। अयोध्या में विस्थापित दुकानदारों को राहत देते हुए इस दिशा में सरकार ने नई पहल की है, जिसके तहत अयोध्या में विस्थापित दुकानदारों को राहत के साथ नई दुकानों की कीमत में 30% तक छूट और 20 सालों तक दुकानों पर ब्याज से राहत देने का फैसला योगी सरकार ने किया है। इससे पहले विस्थापित दुकानदारों के लिए इन दुकानों की रकम इतनी अधिक रखी गई थी कि प्रभावित लोग परेशान हो गए थे, जिसके चलते व्यापारी नाराज थे, जिसका असर लोकसभा चुनाव के नतीजों में देखने को मिला था। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटें कम आने को लेकर बीजेपी लगातार मंथन कर रही है। बीजेपी की टास्क फोर्स प्रदेश की हारी लोकसभा क्षेत्रों में जाकर समीक्षा कर रही है और इन सबके बीच उत्तर प्रदेश के बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी दिल्ली पहुंचे और जेपी नड्डा से उन्होंने मुलाकात की। चुनाव नतीजों के बाद पहली बार ये मुलाकात हुई, जिसमें यूपी में कम सीटें आने की वजहों पर चर्चा हुई। दोनों नेताओं की मुलाकात करीब 20 मिनट तक चली और 25 से 27 जून के बीच डिटेल रिपोर्ट सौंपी जाएगी। बढ़ते आगे और अगली खबर का रुख करेंगे। सरकारी कर्मचारियों को अब देर से दफ्तर पहुंचना और जल्दी जाना महंगा पड़ेगा, क्योंकि केंद्र सरकार ने सरकारी बाबुओं पर शिकंजा कस दिया है और अटेंडेंस के नियम सख्त कर दिए हैं। और कार्मिक मंत्रालय ने लेट लतीफ सरकारी कर्मचारियों के लिए सख्त आदेश जारी किए, जिसके मुताबिक अगर कर्मचारी 15 मिनट से ज्यादा लेट हुए तो उस दिन हाफ डे लग जाएगा। साथ ही कर्मचारियों को अब बायोमेट्रिक अटेंडेंस लगाना भी जरूरी कर दिया है। दरअसल कोरोना महामारी के बाद से ज्यादातर सरकारी कर्मचारी बायोमेट्रिक पंच कर ही नहीं रहे थे। केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है कि सरकारी कर्मियों को ज्यादा से ज्यादा दफ्तर में 15 मिनट देर से आने की इजाजत होती है और आदतन देर से आने और जल्दी घर चले जाने का रवैया बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कार्मिक मंत्रालय के आदेश के मुताबिक कर्मचारियों को सुबह 9:15 बजे तक दफ्तर पहुँचना होगा। दफ्तर नहीं आने की सूचना पहले ही देनी होगी। इसके अलावा कर्मचारियों की अटेंडेंस की निगरानी अधिकारी रखेंगे। केंद्रीय कर्मचारी चाहे वो सीनियर हो या जूनियर, सभी नए आदेश के दायरे में आएंगे।
और एक ताजा रिपोर्ट के मुताबिक भारत में कोल्ड ड्रिंक्स और फैब्रिक सॉफ्टनर की खपत तेजी से बढ़ी है। लोग जहां गर्मी से निजात पाने के लिए कोल्ड ड्रिंक का सहारा लेने लगे हैं, तो वहीं खास तौर पर ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीनों में इस्तेमाल होने वाले लिक्विड डिटर्जेंट की मांग में भी इजाफा हुआ है। कांतार FMCG पल्स की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 2 साल में औसत भारतीय परिवारों के बीच बोतल बंद सॉफ्ट ड्रिंक की खपत बढ़ी है और बीते वित्त वर्ष 2023-24 में यह आंकड़ा बढ़कर 50% से ज्यादा हो गया है। गर्मी बढ़ने के साथ कोल्ड ड्रिंक की खपत में बढ़ोतरी होने की और ज्यादा संभावना है। रिपोर्ट के मुताबिक औसत परिवार में पिछले 2 वर्षों में बोतल बंद सॉफ्ट ड्रिंक्स की खपत में 250 मिलीलीटर की वृद्धि हुई है। इसके अलावा फैब्रिक सॉफ्टनर अब देश के हर 4 घरों में से 1 तक पहुंच गया है, जिसे अभी भी प्रीमियम धुलाई उत्पाद माना जाता है। लिक्विड डिटर्जेंट ने वित्त वर्ष 2023-24 में 1 लाख टन के आंकड़े को पार कर लिया है। तो वहीं अब उपभोक्ता ऑनलाइन या ऑफलाइन चैनलों से साल में 156 बार यानी कि हर 56 घंटे में 1 बार FMCG उत्पाद खरीदते हैं। हालांकि रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि औसत खरीद मूल्य में कमी आई है, क्योंकि ग्राहक अब पहले की तरह बड़ी खरीदारी नहीं कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, एक और अहम खबर आपको दिखाते हैं। दिल्ली NCR की जनता जहां एक और जल संकट से जूझ रही है, तो वहीं अब उन्हें महंगाई का भी जोरदार झटका लगा। आज से दिल्ली NCR में CNG की कीमतें बढ़ गई हैं, जिससे CNG गाड़ी मालिकों का सफर और महंगा हो गया। CNG की कीमतों में 1 रुपए प्रति किलो का इजाफा हुआ है, जिसके बाद दिल्ली में CNG की कीमत 75.09 रुपए प्रति किलो, नोएडा में 79.70 रुपए प्रति किलो, गाजियाबाद में 79.70 रुपए प्रति किलो, मेरठ में 80.08 रुपए प्रति किलो, जबकि रेवाड़ी में CNG की कीमत अब 79.70 प्रति किलो है। दिल्ली NCR में CNG की कीमत बढ़ने से न सिर्फ वाहन मालिकों पर इसका असर होगा, बल्कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करने वाले लोग भी प्रभावित होंगे। इधर CNG के दाम बढ़ने पर कांग्रेस ने सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और लिखा कि फिर चला महंगाई मैन मोदी का हंटर, CNG महंगी हो गई। अब CNG 79.70 रुपए प्रति किलोग्राम मिलेगी। पिछले 3 साल में CNG के दाम करीब 83% बढ़ गए हैं। हालांकि NCR में शामिल गुरुग्राम में CNG की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। और राजधानी में जल संकट पर दिल्ली की मंत्री आतिशी की भूख हड़ताल दूसरे दिन भी जारी है। तो इधर बीजेपी ने भी केजरीवाल सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और बीजेपी कार्यकर्ता दिल्ली जल बोर्ड के दफ्तर के सामने इकट्ठा हो गए और दिल्ली सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इधर पुलिस भी प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए मुस्तैद दिखी और पानी के लिए किए जा रहे प्रदर्शन को रोकने के लिए पानी की बौछार की। इस दौरान बीजेपी ने दिल्ली सरकार पर जोरदार हमला बोला। घर के सामने टैंकर मंगाएं और टैंकर से बाल्टी भर के ऊपर ले जाए। अमीर चंद नाम रखने से अमीर नहीं होता। आम आदमी पार्टी का नाम रखने से आम आदमी नहीं कोई, ये VVIP हो गए। तो इधर अनशन पर बैठी दिल्ली की मंत्री आतिशी ने हरियाणा पर कम पानी भेजने का आरोप लगाया। पिछले कई हफ्तों से लगातार हरियाणा सिर्फ 513 MGD पानी भेज रहा है, यानी 100 MGD पानी, 100 मिलियन गैलन प्रतिदिन पानी कम भेज रहा है। राजस्थान के जोधपुर के सूरसागर इलाके में 2 समुदायों के बीच झड़प के बाद पूरे इलाके में तनाव का माहौल बन गया। पूरे इलाके में जमकर पत्थरबाजी और आगजनी हुई। मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने मामला शांत कराया। ऐसा बताया जा रहा है कि धार्मिक इमारत का गेट खोलने पर विवाद शुरू हुआ, जिसके बाद 2 गुटों में पत्थरबाजी और मारपीट शुरू हो गई। मामला इतना बढ़ा कि लोगों ने आसपास की दुकानों को आग के हवाले कर दिया। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और मामले को शांत कराने की कोशिश की, लेकिन लोगों ने पुलिस के सामने ही मारपीट शुरू कर दी। पुलिस ने दोनों गुटों को काफी मशक्कत के बाद शांत कराया और शांति व्यवस्था भंग करने के आरोप में कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है और पूरे इलाके पर कड़ी नजर रखी जा रही है। पूर्ण रूप से पारदर्शिता से जांच करने के उपरांत अगर ऐसा सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने के लिए, भाईचारा का माहौल बिगाड़ने के लिए या और किसी को इस रूप देने के लिए जो दोषी पाए जाएंगे, उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई होगी। और जोधपुर में झड़प को लेकर पुलिस एक्शन में है। अब तक 200 लोगों पर केस दर्ज किया गया है और 47 लोगों को गिरफ्तार किया गया। साथ ही पूरे इलाके में पुलिस बल तैनात है। खुद DCP हालात पर निगरानी रखे हुए हैं और अधिकारियों से लगातार फीडबैक ले रहे हैं। इधर इस मुद्दे पर सियासत भी तेज हो गई है। राजस्थान सरकार जहां एक ओर ये दावा कर रही है कि प्रदेश की कानून व्यवस्था मजबूत है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस सरकार पर ही दंगे कराने का आरोप लगा रही है। कल घटना हुई, घटना के बाद में तुरंत एक्शन होके लॉ एंड ऑर्डर मजबूत है। भजन लाल जी सरकार का लॉ एंड ऑर्डर बहुत मजबूत है और जहाँ भी ऐसी कोई गड़बड़ियाँ होती है, ऐसी कोई आगजनी, इस तरह का कोई विरोधाभास समुदाय में होता है, तो निश्चित रूप से तुरंत ही उसका समाधान, उसकी समझाइश
और कोई कहीं गड़बड़ी होती है उस पर एक्शन होता है। जोधपुर में और पूरे राजस्थान के काफ़ी शहरों में ये राजस्थान की जो बीजेपी की सरकार है वो खुद ही दंगे कराने में लगी हुई है। तो मैं बीजेपी की सरकार और मुख्यमंत्री भजनलाल जी से कहूँगा, आपका होम डिपार्टमेंट भी है, आप अपनी जिम्मेदारी को समझो। खबर मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश के अलग अलग इलाकों में बीफ मिलने के बाद जमकर हंगामा हुआ। गुस्साए लोगों ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर थाने का घेराव कर दिया। मुरैना में एक घर के पास बीफ मिलने के बाद लोग इकट्ठा हो गए और हंगामा करने लगे। नाराज लोगों ने इलाके में चक्का जाम कर दिया और आरोपी के घर पर बुलडोजर चलाने की मांग करने लगे। कार्रवाई ना होते देख लोगों ने थाने का घेराव कर दिया और हंगामा किया। फिलहाल पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 9 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। इधर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला, जहां नगर निगम की कचरा गाड़ी में मृत जानवरों के अवशेष सड़क पर बिखर गए, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। ऐसा बताया जा रहा है कि गाड़ी में ज्यादा कचरा भरने की वजह से ऐसा हुआ। उत्तर प्रदेश में वीआईपी कल्चर के खिलाफ योगी सरकार का अभियान जारी है। पूरे प्रदेश में पुलिस ने जगह जगह गाड़ियों पर लगे हूटर उतरवाए। इस दौरान कई लोगों ने पुलिस के साथ बहस भी की। ये तस्वीरें इस बात की गवाह हैं कि यूपी में अब वीआईपी कल्चर नहीं चलेगा। पिछले कुछ दिनों से प्रदेश में पुलिस ये अभियान चला रही है। नोएडा में खबर कवर कर रहे जी मीडिया के रिपोर्टर पर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की गई। मैं आपको गाड़ी का नंबर एक बार और दिखाता हूँ। इस तरह के बदतमीज लोग जो मीडिया के साथ जब इनको आवाज दिखाने की कोशिश करते हैं, देखो अब ये चढ़ा देगा। ये गाड़ी। मेरठ में एक शख्स की गाड़ी से पुलिस का स्टिकर हटाया गया। इस दौरान गाड़ी मालिक ने जी मीडिया संवाददाता से बहस की। भैया हमारा जज हैगा, उसकी उसमें लगी हुई थी सर्विस में। अच्छा भैया तुम्हारे जज हैं? हाँ। तुम्हारे भैया जज हैं, कुछ भी करोगे? नहीं, कुछ भी तो मैं कोई वो हम कोई जुर्म कर रहे हैं मियाँ जी। वहीं लखनऊ में भी पुलिस ने सभी चौराहों पर अभियान चलाया। हजरतगंज चौराहे पर लगातार ये एक्शन जारी है। आपको जो पुलिस के जवान हैं यहाँ पर चेकिंग करते हुए दिखाई देंगे। इसके साथ ही जो ब्लैक फिल्म है उसको उतारा जा रहा है। वीआईपी कल्चर के खिलाफ उत्तर प्रदेश में 11 जून से शुरू किए गए अभियान के तहत बड़ी संख्या में लोगों पर कार्रवाई हुई है और जगह जगह पुलिस ने गाड़ियों से लाल नीली बत्ती, हूटर और प्रेशर हॉर्न उतरवाए और गाड़ियों के चालान किए। पुलिस के मुताबिक अब तक 2,75,472 गाड़ियों की जांच की गई। लाल नीली बत्ती, हूटर और पुलिस कलर्स का इस्तेमाल करने पर 19,864 गाड़ियों का चालान किया गया, जबकि 1 करोड़ 3 लाख का जुर्माना वसूला गया, जिसमें 1,01,043 दोपहिया वाहनों की भी जाँच की गयी और 9,356 वाहनों का चालान किया गया। दरअसल 2017 में पीएम मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के दौरान वीआईपी कल्चर को खत्म करने की बात कही थी और इसी के साथ 1 मई 2017 को सरकारी वाहनों पर लाल बत्ती लगाने पर रोक लगा दी गई थी। अयोध्या में बीजेपी के चुनाव हारने की वजहों पर मंथन के दौरान विवाद खड़ा हो गया। मंत्री के सामने ही हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास और जिलाधिकारी भिड़ गए, जिसके बाद जिला प्रशासन ने महंत राजू दास की सुरक्षा हटा ली, जिस पर उन्होंने प्रशासन पर हत्या की साजिश करने का आरोप लगाया। इतने धमकी मिलने के बावजूद भी अधिकारी ने सुरक्षा हटा लिया, जिसका क्या मतलब है? हत्या कराने की साजिश है और कुछ नहीं है। दरअसल पूरा विवाद समीक्षा बैठक के दौरान शुरू हुआ, जिसमें जिलाधिकारी और एसपी भी शामिल हुए थे। इस दौरान डीएम और महंत राजू दास के बीच तीखी बहस हो गई, जिसके बाद प्रशासन ने उनकी सुरक्षा हटा ली। इधर मामला सीएम योगी तक पहुंचा और उन्होंने रिपोर्ट तलब की है। दरअसल लोकसभा चुनाव में बीजेपी अयोध्या की सीट हार गई है, जिसे लेकर लगातार पार्टी मंथन कर रही है और हार की वजहों को जानने के प्रयास किए जा रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में भीषण गर्मी के बीच जल संकट अब लोगों के लिए जानलेवा साबित हो रहा है। यूपी के गाजियाबाद में सिंचाई के पानी को लेकर हुए विवाद में 2 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जबकि एक शख्स घायल बताया जा रहा है। मरने वाले दोनों लोग पिता और पुत्र बताया जा रहा है कि निवाड़ी इलाके के 2 गांवों के खेत मालिकों में बगीचे में सिंचाई के पानी को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद शुक्रवार देर रात एक पक्ष ने बाइक से जा रहे दूसरे पक्ष के 3 लोगों पर फायरिंग कर दी। हमले के वक्त 2 बाइक सवार अपनी जान बचाने के लिए नहर में कूद गए, जिनमें से एक का शव बरामद कर लिया गया है और दूसरे की तलाश जारी है। 2 समुदाय के बीच हुई इस वारदात के बाद इलाके में सांप्रदायिक तनाव बढ़ गया है। लोगों ने हत्या के विरोध में सड़क जाम की और हत्यारों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की। इंसाफ चाहते हैं कि इंसाफ कुछ कार्रवाई नहीं करी पुलिस ने, रात से अब लोग कोई भी कुछ वो नहीं करा। 15 घंटे इंसाफ चाहते हैं हम, तो इंसाफ दो। वहीं वारदात की जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को समझाने की कोशिश की और मामला दर्ज कर कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की। इस घटना में जो अभी तक की प्राप्त सूचना है उसके आधार पर हिंदौड़ा के रहने वाले 2 व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया है, पूछताछ की जा रही है। वहीं इलाके में तनाव को देखते हुए भारी पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है।
और गुजरात के राजकोट में हुए भीषण गेम जोन अग्निकांड का मामला 18वीं लोकसभा के पहले सत्र में गूंज सकता है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पीड़ित परिवारों के साथ संवाद के दौरान इस बात को उठाया। राहुल गांधी ने गेम जोन अग्निकांड पीड़ितों के परिवारों से संवाद किया। इस दौरान लोगों ने आरोप लगाया कि सरकार संवाद से भाग रही है। कोई भी संवाद करने को तैयार नहीं, कोई भी बात करने को तैयार नहीं। हमारा डिमांड है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट पे इस केस का ट्रायल चले। संवाद के दौरान जुड़े कांग्रेस नेता ने बताया कि ये पूरा गेम जोन अवैध तरीके से चल रहा था। ये पूरा इलीगल तरीके से चल रहा था। एग्जिट और एंट्री एक ही थी। बिल्डिंग यूज परमिशन नहीं था। नो फायर सेफ्टी नॉर्म्स। राहुल गांधी ने पीड़ितों से संसद सत्र में मामले को उठाने की बात कही। मेरे लायक कोई काम हो तो आप मुझे बता दीजिए। अगर आप चाहते हो तो हम पार्लियामेंट में उठा सकते हैं। अभी सेशन आ रहा है, वहाँ भी उठा देंगे। अमरनाथ यात्रा को शुरू होने में अभी कुछ दिन बाकी हैं और कुछ ही समय बचा है। आज जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने बाबा अमरनाथ की प्रथम पूजा की। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पूजा में हिस्सा लिया और बिना किसी बाधा के यात्रा पूरी होने के लिए भगवान से प्रार्थना की। अमरनाथ यात्रा के लिए सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं। यात्रा को लेकर सुरक्षा बलों की पेट्रोलिंग बढ़ाई गई। साथ ही कठुआ से जम्मू के बीच कई नए नाके बनाए गए। यात्रियों की सुरक्षा के लिए ड्रोन और सीसीटीवी कैमरे से भी निगरानी रखी जाएगी। सुरक्षा बलों ने एक नई टेक्निक जो है वो यहाँ पर अपनाई है। उन्होंने कहा है कि कई जगहों पर जो नाके हैं सेंसिटिव इलाकों में वो बढ़ा दिए जाएंगे। इसके अलावा सीसीटीवी जो कैमरास हैं वो इंस्टॉल किए जाएंगे। जगह जगह पर चप्पे चप्पे पर एसओजी की, सीआरटी की और क्यूआरटी की जो टीमें हैं वो यहाँ पर तैनात कर दी जाएंगी। इस बार अमरनाथ यात्रा 29 जून से शुरू होगी। यात्रा को दोनों मार्गों अनंतनाग जिले के पहलगाम ट्रैक और गांदरबल जिले के बालटाल से एक साथ शुरू किया जाएगा। और ब्रिटेन की सबसे अमीर हिंदुजा फैमिली की जेल जाने की नौबत आ गई है। दरअसल नौकरों के 18 घंटे काम ना छोड़ने की मजबूरी, ना पैसा, ना घर से बाहर जाने की छूट हिंदुजा फैमिली पर आरोपों की एक लंबी फहरिस्त है। और इन्हीं आरोपों की वजह से स्विट्जरलैंड की आपराधिक अदालत ने अरबपति हिंदुजा फैमिली को 4.5 साल की जेल की सजा सुना दी। कोर्ट ने परिवार के 4 सदस्यों प्रकाश हिंदुजा, उनकी पत्नी कमल हिंदुजा, बेटे अजय हिंदुजा और बहू नम्रता को आरोपी माना और उन्हें जेल की सजा सुनाई। इन पर नौकरों के साथ अभद्रता के साथ साथ क्रूरता करने का आरोप लगा है। इन पर आरोप लगा है कि वो अपने घरेलू सहायकों और कर्मचारियों के पासपोर्ट जब्त कर लेते थे ताकि वो काम छोड़कर ना जा सके। यही नहीं, नौकरों और कर्मचारियों को हिंदुजा परिवार की विला से बाहर जाने की इजाजत नहीं थी, जबकि स्विट्जरलैंड में उन्हें बहुत कम सैलरी में 18 घंटे बिना किसी छुट्टी के काम करना पड़ता था। हालांकि स्विट्जरलैंड की आपराधिक अदालत की ओर से सजा सुनाए जाने के बाद ब्रिटेन के इस सबसे रईस परिवार ने हाईकोर्ट में अपील दायर करते हुए आपराधिक अदालत के फैसले को चुनौती दी है। लेकिन ऐसा पहली बार नहीं है जब हिंदुजा परिवार पर इस तरह के आरोप लगे हों और वो सुर्खियों में आए हों। करीब 17 साल पहले भी हिंदुजा फैमिली को इसी तरह के आरोपों में दोषी पाया गया था। मामला साल 2007 का है, जब हिंदुजा परिवार पर अपने घरेलू सहयोगियों और कर्मचारियों का शोषण करने के आरोप लगे। आरोपों के मुताबिक हिंदुजा परिवार ने अपने कुत्ते पर एक नौकर से ज्यादा खर्च किया। स्टाफ को 654 रुपए रोज यानी सालाना करीब 2,38,000 रुपए दिए गए, तो वहीं घर के कुत्ते के रखरखाव और खाने पर सालाना करीब 8 लाख रुपए खर्च किए जाते थे। नौकरों को भारतीय रुपए में सैलरी दी जाती थी ताकि वो बाहर कुछ खरीद न सकें। उन्हें नौकरी छोड़ने तक की इजाजत नहीं थी। घर के नौकरों को न तो छुट्टी मिलती थी, न ही काम के घंटे तय थे। जबकि हिंदुजा ग्रुप का कारोबार करीब 50 देशों में फैला है। कंपनी में 1.5 लाख से भी अधिक कर्मचारी हैं। भारत में इस ग्रुप की 6 लिस्टेड कंपनियां हैं और फोर्ब्स के रियल टाइम आंकड़े के मुताबिक हिंदुजा फैमिली की मौजूदा संपत्ति 20 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। हरियाणा के गुरुग्राम में उस वक्त हड़कंप मच गया जब फायरबॉल के गोदाम में भीषण आग लग गई। हादसे में 4 लोगों की मौत हुई है। बताया जा रहा है कि आग लगने से फैक्ट्री में एक के बाद एक कई जोरदार धमाके हुए। यह हादसा दौलताबाद इंडस्ट्रियल इलाके में देर रात करीब 2:30 बजे हुआ। फायरबॉल के गोदाम में हुए ये धमाके इतने जोरदार थे कि आसपास की फैक्ट्री और कई घर भी इसकी चपेट में आ गए। बताया जा रहा है कि गोदाम में शॉर्ट सर्किट की वजह से वहां रखे हजारों फायरबॉल में आग लगने के बाद धमाके होने लगे, जिसके बाद आग तेजी से फैल गई और देखते ही देखते पूरे इलाके को अपनी चपेट में ले लिया और कई किलोमीटर दूर से आग की ऊंची ऊंची लपटें दिखाई दी। गोदाम में ये हजारों की संख्या में ये फायरबॉल रखी गई थी। उस वक्त शॉर्ट सर्किट से आग लगी और जो विस्फोटक इस बॉल के ऊपर होता है वो फटा। धमाके के बाद न केवल पूरा गोदाम मलबे में तब्दील हो गया और गोदाम में रखी लोहे की चादरों के बीच चीथड़े उड़ गए। हादसे की जानकारी मिलने पर पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और कई घंटों के बाद आग पर काबू पाया और मलबे में दबे लोगों को बाहर निकाला। देखिए, अभी बहुत ही प्रिलिमिनरी जांच है ये और अभी ये चीजें सामने आ जाएंगी। कितनी ऑथराइजेशन थी, क्या लाइसेंसेस इसने लिए हुए थे,
क्या ये कंपनी रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो कर रही थी, नहीं कर रही थी, वो सारी चीजें अभी हमारी टीम पूछताछ कर रही है। हादसे में घायल 6 लोगों का अस्पताल में इलाज चल रहा है, जिनमें से 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। और पंजाब के तरनतारन में बीएसएफ ने एक बार फिर पाकिस्तानी ड्रोन बरामद किया है। ड्रग्स और हथियारों की तस्करी में जिस ड्रोन का इस्तेमाल पाकिस्तान कर रहा है, उसने सुरक्षा एजेंसियों की चिंता को और बढ़ा दिया है, क्योंकि भारत में ड्रग्स और हथियारों की तस्करी के लिए पाकिस्तान जिस ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है वो चीन के बने हैं। और बीएसएफ ने तरनतारन के नूरवाला गांव के खेत से जिस ड्रोन को बरामद किया है वो भी चीन का ही बना हुआ DJI MAVIC 3 क्लासिक ड्रोन है। DJI Mavic 3 क्लासिक ड्रोन को बहुत खतरनाक माना जाता है। इस ड्रोन में 3 कैमरे लगे होते हैं। ये ड्रोन 5000 से ज्यादा वीडियो बना सकता है और 40 मिनट तक ये इलाके के ऊपर मंडरा सकता है। DJI MAVIC 3 क्लासिक ड्रोन की ट्रांसमिशन रेंज 15 किलोमीटर तक है। पंजाब में चीन के बने पाकिस्तानी ड्रोन मिलने के बाद आशंका जताई जा रही है कि पाकिस्तान DJI MAVIC 3 क्लासिक ड्रोन के जरिए भारत की खुफिया जानकारी भी जुटा सकता है। चाइना के बने हुए इस ड्रोन से हिंदुस्तान की खुफिया जानकारी पाकिस्तान पहुंचने की पूरी संभावना है, इसलिए इसके खिलाफ तुरंत एक्शन लिया जाए। पिछले एक हफ्ते में पंजाब से पाकिस्तानी ड्रोन मिलने की ये तीसरी घटना है। इससे पहले 16 जून और 20 जून को भी बीएसएफ ने पाकिस्तानी ड्रोन साजिश को नाकाम किया था। और बिहार में पुल गिरने का सिलसिला थमता नहीं दिख रहा है। 4 दिन पहले अररिया में करोड़ों की लागत से बन रहा पुल गिर गया, तो आज सीवान में गंडक नहर पर बना पुल जमींदोज हो गया, जिसका वीडियो भी सामने आया है। वीडियो में गंडक नहर पर बना पुल अचानक भरभराकर गिरता हुआ दिखाई दिया। पहले पुल का एक पिलर धंसा और फिर देखते ही देखते पुल बीच से टूटकर नहर में समा गया। बताया जा रहा है कि कुछ दिनों पहले ही गंडक नहर की ढलाई का काम किया गया था। इसके बावजूद भी बांध में रिसाव होने लगा और बांध का बना पुल टूटकर पानी में गिर गया। आउटलेट के लिए जगह छोड़ा हुआ था, वहाँ लगता है कि रैट होलो होने के कारण वो जो है धीरे धीरे ब्रिज कर गया और धीरे कर वो लोड पानी का नहीं ले पाया और ब्रिज कर गया। पुल टूटने की वजह से नहर का पानी गांव में घुस गया, जिससे गांव में अफरा तफरी मच गई और खेतों में खड़ी किसानों की फसल भी बर्बाद हो गई। पुल टूटने की जानकारी मिलने पर गंडक विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे और पानी को रोका गया। फिलहाल पुल गिरने की वजहों का पता लगाया जा रहा है। वहीं गंडक नहर पर बने पुल के गिरने के बाद इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस और आरजेडी ने पुल हादसे को लेकर नीतीश सरकार और बीजेपी पर हमला बोला, तो बीजेपी ने भी पलटवार किया। सीवान में गंडक नहर पर बने पुल के गिरने के बाद कांग्रेस और आरजेडी दोनों ही नीतीश सरकार और बीजेपी पर हमलावर नजर आए। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बीजेपी और नीतीश सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। उन्होंने अपने एक्स हैंडल पर लिखा कि देख लीजिए, डबल इंजन की सरकार की कारनामे, हर हफ्ते कोई न कोई पुल गिरना 100% तय ही माना जाता है। कमीशनखोरी, अफसरशाही और भ्रष्टाचार का ऐसा दुर्लभ प्रदर्शन दुनिया में और कहीं नहीं दिखेगा। वहीं कांग्रेस ने नीतीश सरकार पर पुल बनाने में कमीशनखोरी और लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ का आरोप लगाया। ये पुल नहीं बन रहे हैं, लगता है ताश के पत्ते बन रहे हैं जो बिखर जाते हैं तुरंत बनने के बाद। भाई सिर्फ बालू से आप पुल बना रहे हैं क्या? ऐसा है कि बिहार सरकार भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबी हुई है। पुल हादसे को लेकर कांग्रेस और आरजेडी के हमले के बाद बीजेपी ने भी पलटवार करते हुए दोनों पार्टियों को जवाब दिया। सरकार ने उसे बड़ी गंभीरता से लिया है। यह एक गंभीर ऑफेंस है कि अधिकारी, प्राधिकारी और कॉन्ट्रैक्टर की मिली भगत से अगर ऐसा कहीं कुछ हुआ है तो तय मानिए आपकी सरकार की तरफ को बख्शा नहीं जाएगा, कड़ी से कड़ी कार्रवाई उन पर की जाएगी। समुद्र में हजारों साल पुराने एक जहाज का खजाना गलती से खोज निकाला गया। ये जहाज इजरायली तट से उत्तर में लगभग 2000 मीटर नीचे समुद्र की गहराई में पड़ा गया था और ऐसा माना जा रहा है कि ये भूमध्य सागर में अब तक इतनी गहराई में खोजा गया सबसे पुराना जहाज है, क्योंकि इस युग के पिछले जहाजों के टुकड़े अभी भी जमीन से कितनी दूर नहीं मिले हैं। जहाज के मलबे से सैकड़ों खजाने मिले, जिसे एम्फोरा के नाम से जाना जाता है। कहा जा रहा है कि ये 3300 साल पुराने हो सकते हैं, जिन्हें शराब के जग के रूप में जाना जाता है। ये जग एम्फोरा कहलाते हैं, जिनका ढांचा अंडाकार होता है और तेल, शराब और फल ले जाने के लिए इनका इस्तेमाल होता था। ये खजाना इजरायली तट से 90 किलोमीटर दूर पर इस जहाज को खोजा गया, जिसका आकार 40 फुट का है। ये कांस्य युग का माना जा रहा है, जिसे पिछले साल इस जहाज को लंदन की एक गैस कंपनी ने समुद्र की रोबोट के जरिए स्कैनिंग के दौरान खोजा था। भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स की इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से पृथ्वी पर वापसी स्थगित कर दी गई। सुनीता विलियम्स के साथ बुच विल्मोर भी स्पेस स्टेशन में मौजूद हैं।
दरअसल नासा ने अंतरिक्ष यात्रियों के पहले दल को ले जाने वाले बोइंग स्टारलाइनर की वापसी को स्थगित कर दिया। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से अंतरिक्ष यान की वापसी पहले 26 जून को निर्धारित की गई थी। फिलहाल नासा ने स्टारलाइनर की वापसी की कोई नई तारीख नहीं बताई, जिसको लेकर सवाल उठ रहे हैं कि मिशन के 2 अंतरिक्ष यात्री स्पेस स्टेशन से कब लौटेंगे। वहीं इसरो के मुताबिक टेस्टिंग और तकनीकी मुद्दों के कारण मिशन में पहले से ही देरी हुई। आपको बता दें, बुच विल्मोर और भारतीय मूल की सुनीता विलियम्स ने 5 जून को उड़ान भरी थी। वहीं सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में रिकॉर्ड 322 दिन बिता चुकी हैं। सुनीता पहली बार 9 दिसंबर 2006 को अंतरिक्ष में गईं और 22 जून 2007 तक वहीं रहीं। इसके बाद 14 जुलाई 2012 को दूसरी बार अंतरिक्ष यात्रा पर गईं और 18 नवंबर 2012 तक अंतरिक्ष में रहीं। पाकिस्तान को उसी के सदाबहार दोस्त चीन ने ऐसी लताड़ लगाई कि पाक पीएम शहबाज शरीफ समेत इमरान खान और सेना प्रमुख आसिम मुनीर के होश फाख्ता हो गए। जिनपिंग के करीबी लियू जियानचाओ ने तीनों को लाइन हाजिर कर दिया। चीन की सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी के अंतर्राष्ट्रीय विभाग के मंत्री और जिनपिंग के करीबी मंत्री लियू जियानचाओ ने इस्लामाबाद में सबसे पहले शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ आसिम मुनीर से मुलाकात की, जिसके बाद उन्होंने इमरान खान की पार्टी के सदस्यों को भी बुलाया। सभी दलों की बैठक के बाद चीनी मंत्री ने पाकिस्तानी नेताओं और सेना को धमकी दी और कहा कि जब तक पाकिस्तान में आंतरिक स्थिरता नहीं आएगी तब तक वो चीनी निवेश को भूल जाएं। मतलब ये है कि चीन ने पाकिस्तान को आर्थिक मदद या कहीं भीख देने से साफ इनकार कर दिया। लेकिन सवाल ये है कि चीन ने ऐसा क्यों किया। तो आपको बता दें कि चीन अरबों डॉलर खर्च करके CPEC परियोजना को आगे बढ़ा रहा है, लेकिन पिछले कुछ सालों में इस परियोजना में काम कर रहे उसके कई नागरिक मारे गए हैं, जिसे लेकर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग तक पाकिस्तान को चेतावनी दे चुके हैं। यही नहीं, शहबाज शरीफ 4 प्रोजेक्ट के लिए अरबों डॉलर मांगने चीन गए थे, लेकिन शी जिनपिंग ने उन्हें खाली हाथ लौटा दिया था। जबकि चीन ने पाकिस्तान को सर्वोच्च प्राथमिकता वाले देश से दर्जा घटाकर प्राथमिकता वाला देश बना दिया है। एक तरफ चीन के रुख और शहबाज सरकार की नाकामी से पाकिस्तान की आवाम का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया है, तो वहीं ये कयास भी लगाए जा रहे हैं कि चीन CPEC की सुरक्षा के लिए अपने सैनिकों को पाकिस्तान में तैनात कर सकता है, जिसका सीधा मतलब होगा पाकिस्तान का एक बड़ा हिस्सा चीन के कब्जे में चला जाना। कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया में भयंकर आग का तांडव देखने को मिला, जिसके बाद पूरा इलाका दहशत में आ गया और लोग इधर उधर भागने लगे। आग कितनी भयानक है ये अंदाजा आप तस्वीरों को देखकर लगा सकते हैं। ये भीषण आग ब्रिटिश कोलंबिया के एक रेलवे ब्रिज में लगी। आग की लपटें काफी देर तक आसमान में उठती दिखाई दी। देखते ही देखते आग ने रेलवे ब्रिज के बड़े हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया। आग लगने की वजह से उठे काले धुएं का गुबार बड़े इलाके में फैल गया, जिससे दिन में ही अंधेरे जैसे हालात हो गए और आसपास के इलाके में भगदड़ मच गई। भीषण आग पर काबू पाने के लिए दमकल विभाग के कर्मियों को बुलाया गया। हालांकि आग लगने के कारणों का पता अभी तक नहीं चल पाया। आपको बता दें कि जिस रेलवे ब्रिज में आग लगी वो 1902 में बना था। इस मामले में प्रशासन की ओर से जांच जारी है। इजरायल और हमास के बीच जारी जंग थमने का नाम नहीं ले रही है। हाल ही में इजरायल और हमास ने एक दूसरे पर हमले किए, जिसका वीडियो भी दोनों ने जारी किया, जिसमें सिर्फ तबाही का मंजर दिखा। गाजा में इजरायल का ग्राउंड ऑपरेशन और हवाई हमले ताबड़तोड़ जारी हैं। इजरायली सेना हमास के आतंकियों से जुड़े ठिकानों को तबाह करने में जुटी हुई है। हमास के आतंकियों को जड़ से खत्म करने के लिए इजरायली एयरफोर्स ने भी गाजा में हमास के कई ठिकानों पर मिसाइल और बमों से एयर स्ट्राइक की, जिससे इलाके में धुआं ही धुआं हो गया, जिसका वीडियो इजरायली डिफेंस फोर्स ने जारी किया। वहीं जवाब देने के लिए हमास के आतंकी भी इजरायली सेना के ठिकानों को निशाना बना रहे हैं, जिसका वीडियो हमास के आतंकियों ने जारी किया। वीडियो में हमास के आतंकी इजरायली फोर्स की तरफ रॉकेट से हमले करते नजर आए। हमास आतंकियों ने इजरायल के आर्मी कैंप और वाहन पर रॉकेट से हमला किया। आपको बता दें, इजरायल और हमास के बीच जंग 8 अक्टूबर 2023 से जारी है, जिसमें अब तक हजारों लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। चीन में लगातार हो रही बारिश से हालात बेहद खराब हो गए। चीन से जो तस्वीरें आ रही हैं वो डराने वाली हैं। जहां रिहायशी इलाका हुआ करता था, वहां अब बाढ़ की वजह से सिर्फ मलबा बिखरा पड़ा है। दुकान, मकान, गाड़ियां सब मलबे में दबी पड़ी हैं, जिसकी तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। तो चीन में बारिश से हालात बेहद खराब हैं। कई इलाकों में सड़कों पर तेज रफ्तार गाड़ी की जगह अब पानी का बहता सैलाब नजर आया और सैलाब में गाड़ियां फंसी हुई दिखी।